आज के मुख्य समाचार। अडवाणी जखोटा सीमा पर प्रस्तावित क्रशर का विरोध। अतिक्रमणकारियों पर नगर परिषद की बड़ी कार्यवाही। जुब्बल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक आयोजित। नाहन मेडिकल कॉलेज में सुरला स्कूल के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण। शिमला के लक्कड़ बाजार में बड़ा हादसा टला। तहसीलदार विवाद मामले में फिर मीडिया के सामने आई खली। निजी बसों का टाइम टेबल आरटीओ द्वारा तय। परिवहन विभाग बनेगा प्रदेश का प्रमुख राजस्व स्रोत। अब समाचार विस्तार से। अडवाणी जखोटा पंचायतों की सीमा पर लगाए जा रहे क्रशर प्रोजेक्ट के विरोध में स्थानीय लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं। प्रभावित ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की गई। ज्वालामुखी अडवाणी जखोटा पंचायतों के ग्रामीणों का कहना है कि क्रशर लगने से क्षेत्र में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा, खेती योग्य जमीनें नष्ट हो जाएगी और लोगों की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लोगों ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना के तहत उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्रशर से धूल, शोर और कंपन बढ़ेगा, जिससे कृषि, पशुपालन और स्थानीय जल स्रोत प्रभावित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी जमीन और खेती को बचाने के लिए हर स्तर पर विरोध दर्ज करवाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्रशर परियोजना को तुरंत रोका जाए। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को उनकी शिकायत पर उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर जखोटा में जो क्रशर लग रहा है वो क्रशर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी वहाँ पर बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी पिछले बाढ़ में बह गई है। अच्छा, और अब हम चाहते हैं कि वो क्रशर नहीं लगे। आगे भी बाढ़ आएगी तो हमारी जमीन जो आधी जो बची है वो भी बह जाएगी। जो क्रशर लग रहा है उसके अगेंस्ट आए हम। क्रशर किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए। हमारी कृषि भूमि जमीन है और जमीन जायका प्रोजेक्ट है, शिवा प्रोजेक्ट है, इन सभी को नुकसान पहुंच रहा है। भारत सरकार और हिमाचल सरकार जो इतना पैसा लगा रही है यहाँ पे, वो सब खाली वेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं लोगों की जमीन और कृषि भूमि को कोई नुकसान ना हो। सर, यही मेंशन किया गया कि यहाँ पे क्रशर नहीं लगाया जाए। यहाँ नियर बाई स्कूल है, जलाशय है, पशु चरांद है, तो इसलिए इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्रशर नहीं लगाए जाए। यही हमारी आवाज है। आवाज दो। ऐसा है कि हमारी पंचायत ने एनओसी जो दिया अडवाणी पंचायत ने दी है। लग तो वैसे वो अडवाणी पंचायत में लग रहा है, जो हमारे पंचायत की और उनकी पंचायत की जो बाउंड्री है उस पर लग रहा है। तो हम उसके विरोध में, क्योंकि हमारी भी पंचायत की वहाँ पे आबादी बढ़ती है, तो हम तो उसका विरोध करेंगे। जी, इस समय में जो बची खुची जमीन है वो बिल्कुल सारी खत्म हो जाएगी और मैक्सिमम जो तो पिछली बार भी टोरी गांव में पानी घुसा था, तो इस बार अगर क्रशर लग गया तो खनन हमारी पंचायत में होगा, क्योंकि जहाँ पे क्रशर लग रहा है वहाँ तो टोटल ही कुछ भी नहीं है। खनन तो वो सरकार की जमीन में ही करेंगे, अपनी जमीन में तो नहीं करेंगे, हमारी जमीन में करेंगे। तो इससे बेटर ये है हमें लगना ही चाहिए। और प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि एनओसी देने से जॉइंट कमेटी जो है वो एनओसी देने से पहले सोचे। शैक्षणिक भ्रमण के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुरला के छात्र छात्राएं मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचे। यह भ्रमण 3 दिवसीय है, जिसमें विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन में विद्यार्थियों को डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ द्वारा विभिन्न विभागों की जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों ने यह भी सीखा कि यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में घायल हो जाना हो तो उसे प्राथमिक उपचार किस प्रकार से दिया जाता है और आपात स्थिति में मरीज की सहायता कैसे की जाती है। छात्रों को दुर्घटना के समय घायलों को सुरक्षित ढंग से संभालने, रक्तचाप रोकने, मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने और तुरंत सहायता के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, उपकरणों और अस्पताल की कार्य प्रणाली को भी नजदीक से देखा। इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों ने कई नई और उपयोगी बातें सीखी, जिसमें उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। एजुकेशन ब्लॉक सुरला के अंतर्गत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरला
में वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर 2 ट्रेड चल रहे हैं, एक है हेल्थ केयर और दूसरा है प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसका 3 दिवसीय जो हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग है यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज यशवंत मेडिकल कॉलेज नाहन में 3 दिन के लिए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ बातें सीखी हैं जो कि फर्स्ट एड के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो कैसे एकदम उनकी सहायता की जा सकती है, सिक्योरिटी वाले बच्चे भी अपने उस लेवल पर सहायता कर सकते हैं। और हेल्थ केयर के बच्चों ने CPR कैसे फर्स्ट एड दी जाती है, किसी को अगर एकदम अचानक एक्सीडेंट हो जाए उसको फर्स्ट एड की क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए बच्चों ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्राप्त की है। मेरा नाम दिवांशु तोमर है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुगला का छात्र हूँ। हम यहाँ पर 3 दिन के OJT विजिट के लिए आए थे। इसमें हमने फर्स्ट एड के बारे में सीखा और हमने प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में भी सीखा। फर्स्ट एड में हमने सीखा कैसे अगर अचानक कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो किसी व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सकती है। और प्राइवेट सिक्योरिटी में हमने जाना कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के क्या क्या कार्य हो सकते हैं और हम उसे कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड में कैसे लग सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा। नमस्कार, मेरा नाम लक्की है। हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरला की छात्राएं हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स 3 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाहन में आए थे। तो इन तीनों दिन हमारी जो ड्यूटी थी वो फीमेल सर्जिकल वार्ड में रही। तो फीमेल सर्जिकल वार्ड में जो वहाँ की वार्ड सिस्टर थी वो थी मिसेज रंजना माटा, और वहाँ पे ज्योति सिस्टर और दिव्या सिस्टर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने हमें गोज पीस बनाने सिखाए, ऑर्थोपैड बनाने सिखाए, हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन के बारे में सिखाया और पेशेंट की ओरल केयर कैसे की जाती है और बायोमेडिकल वेस्ट CPR के बारे में भी हमें उन्होंने बहुत कुछ बताया। और उन्होंने हमें कार्डिक मॉनिटर पर पेशेंट के वाइटल साइन कैसे लिए जाते हैं वो बताया और हमने खुद भी वहाँ पे पेशेंट के वाइटल साइंस लिए। और आज उन्होंने हमें CPR के बारे में बताया और हमने वहाँ पे जो है गोज पीस भी बनाए और उन्होंने हमें बेड मेकिंग करना सिखाया। तो थैंक यू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के व्यस्तम इलाकों में से एक लक्कड़ बाजार में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे एक भवन के पीछे जा गिरी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह के समय हुई जब लक्कड़ बाजार में आमतौर पर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे सड़क किनारे की रेलिंग से टकराई और उसे तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। कार के नीचे गिरते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदार और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। नीचे भवन के पीछे गिरी कार को देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस स्थान पर कार गिरी वहां उस समय कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हालांकि पुलिस द्वारा जल्द ही यातायात को सामान्य कर दिया गया। पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने लक्कड़ बाजार क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क तंग है और वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में रेलिंग और अन्य सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किए जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में जमीन की निशानदेही और रजिस्ट्री को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता चल रहा है। इस मामले में विश्व प्रसिद्ध रेसलर और अभिनेता दी ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा ने एक बार फिर राजस्व अधिकारियों, विशेषकर तहसील स्तर के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खली और स्थानीय तहसीलदार के बीच उपजा यह विवाद अब केवल व्यक्तिगत मामला न रहकर जनहित का मुद्दा बनता जा रहा है। मंगलवार को शिमला पहुंचे दी ग्रेट खली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पोंटा साहिब के सूरजपुर क्षेत्र में 16 बीघा जमीन खरीदी, जिसकी पूरी रजिस्ट्री, इंतकाल और अन्य वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद संबंधित तहसीलदार उनकी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति की बता रहे हैं, जो समझ से परे है। ग्रेट खली ने भावुक होते हुए कहा, मैंने यह जमीन अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी है। मेरे पास हर तरह के कानूनी दस्तावेज मौजूद है, फिर भी मुझे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की निशानदेही के दौरान नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है और प्रक्रिया को जानबूझकर उलझाया गया है। ग्रेट खली ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ऋषभ इस पूरे मामले में बात को टालने की कोशिश कर रही है और स्पष्ट जानकारी साझा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास किसी भी जमीन की रजिस्ट्री और रिकॉर्ड की पूरी डिटेलिंग उपलब्ध होती है, इसके बावजूद मामले को उलझाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी डीलरों के साथ बैठकर आम लोगों को गुमराह कर रही है। खली के अनुसार इस पूरे प्रकरण में जांच से जुड़े कुछ अधिकारी भी संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। किसी को हम लोग वहाँ इतने 15 साल से बैठे हैं, कोई आप डीसी साहब से भी मिले थे, कौन इंक्वायरी कमेटी थी? जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो तो खुद ही 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने हैं, तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो नदी में कटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। खली जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो, मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंदर आती है। बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है, जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा कि कौन कौन और इन्वॉल्व है उस पर। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी? ये बताओ, ये फर्जी साइन दिखाना है और उनको बोलेंगे कि इसकी जांच की जाए। सर, आपने एक दिन में जो बाउंड्री वॉल वहाँ पर बना दी थी और बाउंसर और आउटसाइडर को लेके आप वहाँ पर आ गए थे डराने के लिए। ये आपका प्रेस क्लब है, ये आपका प्रेस क्लब है। अगर कोई दूसरा प्रेस क्लब वाला बोलेगा तो आप बोलेंगे ना इस पर लॉक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे ना हमारा है, तो फिर उसको रोकना तो पड़ेगा ही। कभी चोर आया तो फिर तो उसको रोकना पड़ेगा। चीज देखो आवाज उठानी पड़ेगी। तो दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोले मैं तो वो है ना तो वहाँ बैठा है। उसको ये लगता है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ, पर ऐसा होता नहीं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे ऋषभ है चाहे कोई भी है। संविधान सबसे बड़ा है और मेरे को एक ही निवेदन करूंगा, कर सकता और कहीं भी हद तक जा सकता है। हम इंक्वायरी उनकी करा रहे हैं, वो जो जिसकी ड्यूटी है वो इंक्वायरी हमारी करा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चोर होता है, अगर थाने में जाता है, बोलता मेरे घर पे चोरी होगी, तो चोर को नहीं पकड़ेगा, वो उसको ही पकड़ेंगे। मतलब कि तू बैठ जा भाई, तूने कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये करिए, पहले तकसीम तो वहीं बैठे हैं, हम वहीं बैठे हैं। हमारा कहना ये है, जो ऋषभ ने करी है तकसीम में, उसकी जांच करो, उसे सही करी या गलत करी है। ये बहन जी, मतलब ये भी ऐसे सताए हुए करते थे। झुंडी तोड़ कब्जे थे हमारे को 48 गुणे में 1967 में मिली थी जमीन। तो 1948 का हमारा जो कब्जा था, आज वो इंतकाल चढ़ा हुआ, इंतकाल हमारा पानी में कर दिया। उसका हमारा केस चला हुआ था पहले भी और अब भी हमने लगाया हुआ कि मेरे को 6/12 में मुझे चाहिए। तो 6/12 में ये है 38 बीघे हमारी, तो हमारे को सभी को निकाल रहे हैं। मेरे को तो ऐसे भूमिहीन कर दिया कि जो मेरे पास 61 बीघे जमीन थी 1953 से, तो आज हमारे पास ऐसे नहीं कि घर के लिए भी है, वहाँ पे मेरा 40 साल पुराना घर भी है पास है। मैंने गेहूं लगाई भी है, गन्ना है। मालिक थे कि आप हाँ मौके पे ही? मौके पे मालिक थे हम। अब मेरा नाम काट दिया उन्होंने। तो अब कौन है उसका मालिक? कौन है?
कागजों में उन्होंने वो जिसको ऋषभ ने जिसको बेची है उसको बना दिया है। ऋषभ तो तहसीलदार है ना? ऋषभ तहसीलदार है। बेची किसने? कागज है आपके नाम? अभी आप आइए पाउंटा में तहसीलदार प्राइवेट सर मेरे को प्लॉट का रास्ता नहीं दिया और मेरे को वो वाली जमीन दी जिसमें मजार बनी हुई है, उसको तो कोई लेगा ही नहीं और पीछे से रास्ता भी किसी और को लगा दिया। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया फिर कह रहे फिर इंतकाल के लिए मेरे को बुलाया गया। मैंने कहा जब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया मेरे को तकसीम मंजूर नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे जो मैं करूँगा ये पकड़ो अपना खतीमा, ये करो। काफ़ी बहस करी सर मेरे साथ। फिर मेरे को 31 जुलाई को इंतकाल के लिए बुलाया, मैंने वहाँ साइन नहीं किए सर। कह रहे मैं आपके वो लगाऊंगा, केस करूँगा मैं आपके साथ। और फिर उसमें नोट भी चढ़ा दिया इंतकाल में कि मंजीत कौर आई और इन्होंने साइन नहीं किए। तो आप बताओ सर हम कहाँ तक इनको। फिर मैंने सर यहाँ से शिमला से स्टे लिया। देखो इतना परेशान, कितने पैसे चाहिए आपको जमीन के? तो हमारे को तो अपनी जमीन चाहिए सर। हाँ मेरी पुश्तैनी जमीन है और 50 हमने पूरा मुकाबला करना। खली जी को तो हम ये बोलते हैं कि आप करो सर, ऐसे करते नंबर चेंज कर देते हैं। खली जी का नंबर उसमें नदी में डाल दिया, एक तरफ नदी की जमीन है, आप इनकी भी ऐसे कर रखी है। ऐसे थोड़ी होता है। जब अच्छी जगह हमारी जमीन है 8 नंबर में है तो 6 नंबर क्यों बना रहे आप उसको? सर ऐसा कर रही है फ्रॉड। फिर एक्स पार्टी कर दिया हमारे को सर, 2-3 बार दिया, एक बार उन्होंने भी स्टे दिया था। लेकिन इतने लोग परेशान है सर, हजारों लोगों का ऐसे बेघर कर देंगे ये लोग। बहुत सारे लोग हैं जो उससे दुखी है। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा भी दुखी कोई सफर कर रहा होगा तो उसको बोल दे कि यहाँ पे बैठी है 12 बीघे 9 बीस में जमीन है मेरे पास मौके की, मेरे को उसमें से ना निकाले। और ना मैं किसी के लिए बुरा कहूंगी ना किसी को भला। जो मैंने बेच दी 8 बीघे में से वो बेच दी, उसका मैं कुछ नहीं कह रही कि जो जिसमें मैं बैठी हूँ गरीब हूँ, विधवा और तुम कहाँ घूमूंगी मैं। और उधर हमारे को सरकार ने दुखी कर दिया। सारे घर वाले सेना में सेवा करते हैं, मिलिट्री में। HRTC में ड्राइवर थे, सरकार कह रही कि हमारे पास बजट नहीं है, 3-3 महीने हो जाते हमारे को पेंशन नहीं मिलती, या तो हम बच्चों को खिलाएं। जो जमीन है ऐसे चोर ले गए। जो पेंशन है पेंशन सरकार नहीं देती। मरे तो कहाँ मरे, भूखे मर जाए। चंबा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद चंबा ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। नगर परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर अभियान चलाकर 1 दर्जन अतिक्रमण हटाए। इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों खासकर रेहड़ी फड़ी धारकों दुकानदारों में हड़का मच गया। नगर परिषद की टीम ने सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से रखा सामान हटवाया। कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सड़क तक अपना सामान सजा रखा था। परिषद की कार्यवाही के बाद शहर के बाजार खुले और व्यवस्थित नजर आए, जिससे आम लोगों और खरीदारों को कुछ राहत मिली। कार्यवाही के दौरान परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी धारकों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के सामान जब्त कर दिया जाएगा और उसे वापस नहीं किया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण शहर की मुख्य सड़कें और बाजार बेहद तंग हो गए थे। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था, बल्कि खरीदारी के लिए आने वाले स्थानीय लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपात स्थिति में एम्बुलेंस और अन्य वाहनों को भी निकलने में दिक्कतें आ रही थी। परिषद का कहना है कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण हटने से बाजारों में आवागमन सुचारू हुआ है और पैदल चलने वालों को कुछ राहत मिली है। नगर परिषद ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण न करें और नियमों का पालन करें। परिषद ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा ताकि चंबा को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। नगर परिषद की इस कार्यवाही को शहर वासियों का समर्थन भी मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की सख्ती लगातार बनी रही तो शहर की यातायात व्यवस्था और बाजारों की दिशा में निश्चित रूप से सुधार आएगा।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर एसडीएम जुब्बल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एसडीएम ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस, एनसीसी, एनएसएस सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी परेड में भाग लेंगे। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जो समारोह का मुख्य आकर्षण रहेंगे। उन्होंने आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश भी दिए। एसडीएम ने नगर परिषद, विकास खंड अधिकारी, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों को उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए ताकि समारोह को भव्य और सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। एसडीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व का आयोजन गरिमामय और अनुशासित ढंग से होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सब डिवीजन लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी। जो आने वाले जो हमारे 26 जनवरी है, 26 जनवरी को मनाने के लिए सभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स की थी, तैयारी की जायजा लिया गया था और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे उसके रिगार्डिंग मीटिंग्स हुई थी। 26 जनवरी को हमारी वेन्यू सेम रहेगा जैसे पहले भी होता आ रहा है। पहले से ही हमारे जुब्बल में जो नगर पंचायत की जो स्टेडियम है इसमें आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम 11 बजे सुबह से शुरू होगी। सुबह 11 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी, मार्च पास होगी। उसके बाद हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें आईटीआई के पार्टिसिपेंट होंगे और ये आईसीडीएस के भी होंगे और हम इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि और कोई बाहर के भी कोई कलाकार बुलाएं और हम जो हमारे महिला मंडल के हैं जो हमारी जुब्बल जो ब्लॉक्स के हैं उनका भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। जो को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक की अनुपालना करें। सभी से हिदायत भी है कि सबसे रिक्वेस्ट भी है कि ट्रैफिक के जो कायदे कानून है उसका अनुपालना करें। चालान की जाएगी। उस दिन कुछ लोगों ने की थी, मैंने स्वयं चालान किया है। हमने हमारी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की कमेटी बनाई है जिसमें हमारे जो पब्लिक रिलेशंस के जो विनोद शर्मा जी हैं, मेरे 2 सुपरिटेंडेंट्स हैं, बट अपने एसडीएम ऑफिस के और तहसील ऑफिस के और बीईओ मैडम एक के इसमें मेंबर्स हैं। तो कोई भी हमारे जो कार्यालय में कोई भी संपर्क कर सकता है 24 तारीख से पहले। जो भी कोई इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट है जो किसी भी तरह का अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ भी फंक्शन करवाना चाहता है तो वो अपना नाम दे सकते हैं, के माध्यम से भी दे सकते हैं और यहाँ पे स्वयं इधर आकर भी नाम लिखवा सकते हैं। जो बल्कि जनता को देना यही कि थोड़ा जो आजकल जो प्रूनिंग का जो सीजन चल रहा है तो सभी से गुजारिश है कि पहले भी हमने मीटिंग्स भी रखी थी, पंचायत के माध्यम से हमने सबको सूचना भी दी थी। अपने आग्रह भी किया गया था कि जो चिमनी जिसको कहते हैं उसको जलाएं, एकत्रित करके अपने इकट्ठे करके अपने बगीचे में रखे ताकि वो अगली बार के फ्यूल वुड के उस रूप में यूज किया जा सके। शिमला में निजी बसों के संचालन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच निजी बस यूनियन के अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी और निजी बसों का टाइम टेबल एक ही समय पर तैयार किया गया है जिसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ द्वारा सभी बस संचालकों को उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि निजी बसों का संचालन पूरी तरह से तय नियमों और निर्धारित समय सारणी के अनुसार किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं हो रही है। सुनील ठाकुर ने किराए को लेकर फैली अफवाहों को दूर करते हुए बताया कि शिमला में निजी बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए निर्धारित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संजौली से नवभार छोटा शिमला का किराया 10 रुपए है, वहीं संजौली से टोलिन का किराया 13 रुपए है। किराया सूची आरटीओ द्वारा निर्धारित नियमों के तहत लागू की गई है और किसी भी यात्री से इससे अधिक किराया नहीं लिया जा रहा। निजी बस यूनियन अध्यक्ष ने एचआरटीसी द्वारा निजी बस संचालकों पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि निजी बसें नियमों के दायरे में रहकर यात्रियों को सेवाएं देने का कार्य कर रही है। एक तो मैम जो ये अपना शिमला सिटी में 106 बसें चलती हैं प्राइवेट और इसी के करीब इतनी ही सरकारी चलती हैं। तो जो प्राइवेट बसेज है उनका टाइम टेबल तो मैम ये अपना आरटीओ शिमला ने इशू किया है, जो कि अथॉरिटी है टाइम टेबल देने की, मतलब जो दे सकते हैं। जो एचआरटीसी का है इसका टाइम टेबल हमें नहीं पता कौन बनाता है, अभी तक आरटीओ सर ने तो दिए नहीं है वो टाइम।
हाँ 1 घंटे का नहीं, यहाँ पे देखो ना हर 2 से 3 मिनट में गाड़ी निकलती है, 3 से 4 मिनट बाद एक गाड़ी है। उसी के बीच में प्राइवेट भी चलती है, सरकारी भी चलती है। मगर जो हमारे टाइम टेबल है वो हमारे को आरटीओ ने दिए हमारे रूट के अकॉर्डिंग। मगर जो एचआरटीसी के हैं, एचआरटीसी जो बसेस चला रही है उनके 67 रूट है, टोटल 67 के 69 रूट है, पूरा आपको एचआरटीसी से पता चलेगा। वो उन अपने टाइम को फॉलो नहीं करते हैं, वो चलते हैं अपनी रूटीन के हिसाब से कि हमारी रूटीन है। अब जैसे यहाँ से सेक्रेटरीट में छुट्टी होती है शाम को 5 बजे, वहां से उनका कोई रूट नहीं है, बस लगा दी हुई है, उनकी रूटीन है, वो वहां से बीच से ही सवारी उठाते हैं, तो वो भी तो गलत है ना मैम। प्राइवेट बस को बाध्य किया गया है टाइम पे चलने के लिए। उसको वहां से अगर 4 बजे चलना है ना तो 4:30 बजे यहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस भी जाना है, तो उसको उसी टाइम में करना है। एचआरटीसी की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो अपने टाइम से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, उनको टाइम के लिए कोई नहीं पूछता है। यहाँ तो प्राइवेट ही प्राइवेट के साथ लड़ जाएगा अगर टाइम से नहीं गाड़ी पहुंचेगी। हमारा टाइम टेबल फिक्स है, हमारे को उसी पे ही चलना है सुबह से शाम तक। मैम इसके लिए हमने कई बार लिखित में भी दे दिया है, एचआरटीसी को भी बोल दिया है कि मतलब अथॉरिटी से टाइम टेबल ले लो। हमारे तो हैं मैम, जिस बस में टाइम नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारी 106 की 106 बसों में टाइम टेबल है। आप जब मर्जी जाओ, अथॉरिटी पुलिस जब मर्जी चाहे उनको चेक कर सकते हैं। अगर बिना टाइम के गाड़ी चल रही है तो उसको जब्त करो, चलान करो, जो भी करना चाहते हैं आप। ज्यादा कम नहीं होता है मैम, देखो ना मिनिमम किराया है 10 रुपए, उसके बाद 10 से ऊपर का चलता है 2 रुपए 51 पैसे पर किलोमीटर। जैसे टॉयलेट का बन गया 13 रुपए। यहाँ पे मेरे पास कहाँ से? संजौली से बता रहा हूँ मैं। संजौली से छोटा शिमला का 10 बना, नवभार का भी 10 बना, छोटा शिमला का भी 10 बना, टॉयलेट का बना 13 रुपए, हिमलैंड का बना 15 रुपए, बेम्बलोई का 17, लिफ्ट का 20, बस स्टैंड का भी 20। ये चलता है 2 रुपए 51 पैसे पर किलोमीटर। मिनिमम 10 है, बाकी उसके बाद जैसे 5 किलोमीटर 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.51 कर लो, उस हिसाब से किराया बनता है। ये ज्यादा कम नहीं है। अगर बाय चांस कोई आपका टॉयलेट से 10 रुपए ले रहा है तो कभी सवारी के पास नहीं टूटे पैसे होते तो भैंसबाजी में ना पड़ के कंडक्टर ले लेता है, मगर किराया वहां का 13 रुपए ही है मैम। हम सबको बोलते हैं कि किराया पूरा ही काटो, चेंज रखो अपने पास। मैं पब्लिक को भी यही बोलूंगा कि अपने घर से जब निकलते हैं बस में सफर करने के लिए तो टूटे पैसे जेब में रखे। कंडक्टर भी कहाँ से लाएगा इतने, सबको टूटे पैसे तो वो भी नहीं दे सकता। जनता जब उसको देगी तभी वो वापस करेगा मैम। कारण यही है मैम, हमारे को जो टाइम दिया है ना अथॉरिटी ने, आरटीओ ने दिया है। आरटीओ टाइम मतलब टाइम आरटीओ दे सकता है, बस इसका रूट परमिट उन्होंने इशू की है। जो एचआरटीसी के टाइम है वो आरएम ने बनाए हैं अपने आप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रोड सेफ्टी काउंसिलिंग की बैठक के बाद आयोजित विशेष पत्रकार वार्ता में कहा कि आने वाले समय में परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रेवेन्यू अर्जित करने वाली संस्था के रूप में उभरेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा लगभग 2600 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा चुका है, जबकि पूर्व सरकार के समय में यह आंकड़ा करीब 1500 करोड़ रुपए था। अनुमान है कि वर्ष 2027 तक इसमें 1100 से 1500 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग को ऑटो अप्रूव मैकेनिज्म की ओर ले जाया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और नवीनीकरण जैसे कार्य अब ऑनलाइन होंगे। प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और ई टैक्सी व ई बस योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवर स्पीडिंग पर सख्ती, चेस्ट कैमरा अनिवार्य, 600 ब्लैक स्पॉट में सुधार तथा सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए की सहायता और हिट एंड रन मामलों में 50 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड सेफ्टी काउंसिलिंग की बैठक में लिए गए निर्णयों के सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस समय प्रदेश में रेवेन्यू अर्जित करने वाली जो है एक संस्था के तौर पे उसे अब देखा जाएगा विषय में। और एक्साइज के डिपार्टमेंट के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिछले जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस डिपार्टमेंट ने अर्जित किया है। और जो कि पूर्व की अगर सरकार से इसकी तुलना की जाए तो उनके समय में ये 1500 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच सकता है एक अनुमान के मुताबिक। लेकिन अभी
1100 करोड़ रुपया पहले से अधिक, और जितने भी फिटनेस के मापदंड हैं वो सब जो है मैनुअल हटा के उसको हम ऑटो मैकेनिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। और इसमें जो मोटे तौर पे जो हमारे आरटीओ के रोल हैं, जो हमारे एनबीआई के रोल हैं, जो हमारे एसडीएम्स के रोल हैं, उसको कम करके सीधी अप्रूवल्स जो हैं मिल सके, वो प्रयास अब निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर हम इसको अचीव कर लेंगे। तो इसमें जो गुड्स कैरेज हैं, नेशनल परमिट हैं, कंट्रैक्ट कैरेज हैं, जैसे टैक्सियां वगैरह होती हैं, टूरिस्ट परमिट हैं, AITP या ऑथराइजेशंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस और फिटनेस सर्टिफिकेट्स का इशुएंस और रिन्यूअल जो है ये सारा ऑनलाइन हो जाएगा। और जैसे अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो जब आपने एक बार टेस्ट दे दिया ड्राइविंग का, तो जब पैसा जमा हो गया ड्राइविंग और आपने पास कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो ऑटो जनरेशन हो जाएगा। उससे आगे फिर ये नहीं होगा, फिर फाइल बनेगी, फिर आप जो है एसडीएम के पास जाएंगे, आरटीओ के पास जाएंगे, एफडीआई के पास जाएंगे, जो चैनल्स हैं वो सारे हट जाएंगे। और टैक्सियों का भी यही है, परमिट लेना है, उन्होंने पैसा जमा करवाया और कागज अपने ऑनलाइन डाल दिए, तो उसके बाद ये जो आरटीओ के दफ्तरों के चक्कर लगते थे वाहन मालिकों के और आम नागरिकों के, वो सारे जो है स्टेप्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है अब होने जा रहा है कि ऑटो अप्रूवल्स का दौर शुरू होगा और हर तरह के परमिट और लाइसेंसेस ये आपको पारदर्शी तरीके से और ऑनलाइन तरीके से मुहैया करवा दिए जाएंगे। और इसके लिए जो है काम चल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी हम टच में हैं और उनके साथ भी बात हो रही है, एनआईसी के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है कि किस ढंग से हम इनको करेंगे। तो और दूसरा मोबाइल फिटनेस ऐप भी अब काम करेगी। जो पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मान लो कि दूर दराज दुर्गम इलाके में जाके वो कागज तैयार करते थे, अपने फॉर्म पे लिखते थे, फिर उसके बाद आके फाइल यहाँ पे सबमिट करते थे। अब जो है सीधा जो है वहाँ पे वो मोबाइल पे फोटो लेंगे, जो भी होगा उसका रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग के साथ वो ऐप पे डाल देंगे, वो सीधा हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा सेंट्रल डाटाबेस में। और यहाँ उसके आने से पहले जो है जितनी भी हमारी अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन ही हो जाएंगी। तो इसलिए मैनुअल तरीका जो है वो सारा हट जाएगा। जहाँ भी जगह जगह ट्रायल्स होते हैं या फिर काफ़ी शिकायतें ये आती हैं कि जी फाइल निकालने के पैसे लिए जाते हैं और कुछ लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि जी आपके 20 लोगों के मैं करवा के लाऊंगा, 25 के मैं करवा के लाऊंगा।
वो सारा सिस्टम अबॉलिश हो जाएगा और ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म और मोबाइल फिटनेस पे काम किया जाएगा।